मित्रों, पहलगाम में जो घटना घटी है, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों को आतंकवादियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार दी। ये पूछ कर के तुम किस मत के हो, किस विचार के हो, गोली मार दी। इस बात पर पूरे देश में शोक भी है, क्षोभ भी है, क्रोध भी है, सारी चीज़ें हैं। सरकारों ने भी बहुत क्रोध प्रदर्शित किया है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत सारा क्रोध प्रदर्शित किया है। लेकिन क्या केवल इस क्रोध प्रदर्शन से या हम लोगों के बड़ी बड़े जुलूस निकाल लेने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? एक विचारणीय पक्ष ये है कि हमारे यहाँ आकर कोई अन्य व्यक्ति हमारे नागरिकों को मार जाता है और हम हाथ पर हाथ धरे ठंडे दिमाग से बैठे रहते हैं। विचारने वाली बात यह है कि जो लोग वहाँ मर रहे थे, उन लोगों को मारने वाले वो आतंकवादी उस क्षेत्र में जब आए तो उन्हें किसी ने घुसने के लिए रास्ता दिया होगा, उन्हें अपने घरों में रहने के लिए किसी ने स्थान दिया होगा, किसी ने अपने घरों में उन्हें भोजन दिया होगा, उन्हें सुरक्षा दी होगी, पुलिस से बचाया होगा, पुलिस से निकलने के रास्ते बताए होंगे। हो सकता है उनकी छोटी मोटी आईडीज़ भी बनवाई गई हों, वो सारे काम हो सकते हैं। अब इसमें विचार कीजिए कि जो आतंकवादी उन लोगों को मारने के लिए आए थे, खतरनाक वे ज़्यादा हैं या वो ज़्यादा हैं, वो लोकलाइट्स ज़्यादा हैं जिन लोकलाइट्स ने उनको शरण दी। अब गुस्सा आता है, भाई हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। तो क्या बदला लेंगे? वहां जाके क्या करेंगे उनका? फिर एक दूसरी चीज, विशेष बात यह है कि जिन 8 10 12 लोगों ने उन्हें मारा है, अगर हमने उन 8 10 12 लोगों को मार भी दिया तो क्या इन 26 27 लोगों की हत्या का बदला पूरा हो जाएगा? क्या इतने से अपना काम हो जाएगा? क्या हम उनमें से और 20 50 को ढूंढ के मार दें, उससे बदला पूरा हो जाएगा? क्या आने वाले समय में इसी परिक्षेत्र में ये घटना दोबारा नहीं घट सकती? इसलिए जरूरी है कि पूरा और समुचित समाधान किया जाए। एक सलाह में बैठे सोच रहा था और मैंने सोचा आप लोगों से साझा की जाए, आपको सलाह दी जाए। जो आतंकवादियों को शरण देने वाले लोग हैं, वो आपके आसपास, आपके शहर में रहते हैं। वो कश्मीर में रहते हो ऐसा नहीं है, वो दिल्ली में भी रहते हैं। उनकी संख्या थोड़ी नहीं है, उनकी संख्या 25 30 करोड़ है इस देश में। वो आपके गली मोहल्लों में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके मकान की बगल में उनका मकान है, आपके मोहल्ले के बगल में उनका मोहल्ला है, आपके विद्यालय में उनके बच्चे और बच्चियां, ये नन्हे मुजाहिदीन पढ़ने आते हैं, और आपके घरों में वे बैठते हैं, आपके बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। ये सारा काम होता है। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लोकलाइट्स आपके बीच में रहते हैं, इन लोकलाइट्स से कैसे बचा जाए। क्योंकि आतंकवादी स्वतः आकर कभी कुछ नहीं कर सकता। आपके समाज के अंदर का एक प्रतिरोधक बल है जो उसे वहां आने से रोकेगा और उसे काम नहीं करने देगा। लेकिन हमारे देश में जो लोग यहाँ रहते हैं वे कितने खतरनाक हैं, इसका अनुमान एक घटना से लगाइए। मैंने पहले भी इस बात को एक वीडियो में बताया था कि रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो रशिया बहुत भीतर तक गया और उसके बहुत छिपे हुए ठिकानों तक जाकर उसने यूक्रेन में हमला किया, यूक्रेन में बहुत नुकसान पहुंचाया। और उसका कारण था कि यूक्रेन के साम्राज्य के भीतर, यूक्रेन के भूगोल के भीतर 35% आबादी रशिया की रहती थी। हमारे भीतर इन आतंकवादियों की कितनी आबादी रहती है, इसे विचार करना पड़ेगा। मतलब बहुत लोकल तरीके से देखें, गाजियाबाद में कितने रहते हैं, किन किन इलाकों में रहते हैं, दिल्ली में कितने रहते हैं, किन किन इलाकों में, क्या सीलमपुर का वो इलाका है, क्या यमुना विहार का वो इलाका है, वो कौन सा इलाका है जहां इनकी संख्या ज़्यादा है, और ये आपके खिलाफ काम करने वाली उन आतंकवादी गतिविधियों को आश्रय दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो मुखर होकर टीवी पर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो पाकिस्तान का पक्ष लूंगा, मैं तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलूंगा। ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मंदिरों को जलाएंगे ही, हमारे इलाके में हिंदू मंदिर होगा तो हम उसे जला देंगे, राख कर देंगे, खाक कर देंगे, क्योंकि हमारा मजहब उसे नहीं मानता है। पत्रकार उससे पूछ रही है कि भाई हमें तो आपसे परेशानी नहीं है। वो कहता है आप, आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, आपको परेशानी है कि नहीं, हमें परेशानी, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो बात वो कह रहा है, ये एक आदमी नहीं है, ये वो जनरल सिटीजन है उनका, ये वो जनरल आदमी है उनका जो उनके भीतर फैला हुआ है। ये वे स्लीपर सेल्स हैं, जो स्लीपर सेल्स इस पूरे समाज में फैल गए हैं। ये आपके घर के पीछे हैं, घर के आगे हैं, आप स्कूल के दाएं बाएं हैं, आपके आपके मोहल्ले में हैं, आपके पड़ोस में हैं, आपके सरकारी दफ्तरों में हैं, आपके हॉस्पिटल्स में हैं, आपके आपकी सड़कों पर हैं, आपकी रोडवेज बस में हैं, आपके आपके रेलवे डब्बों में भरे पड़े हैं। आपको विचार ये करना होगा आपको किन के साथ लड़ना है। इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप
उन 10-12 आतंकवादियों की औकात नहीं है कि वो यहाँ आकर हमला कर दें। उन 10-12 आतंकवादियों को यहाँ पानी देने वाले, खाद देने वाले, रोटी देने वाले, आश्रय देने वाले, उन जड़ों को काटने की कोशिश कीजिए जो जड़ आपके आसपास है, अगर आप अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। एक दूसरी चीज ये है, इसमें मैं कहना चाहूंगा, मैं सरकारी तौर पर इस बात का आकलन कीजिए, एक बड़ा डर होता है, बड़ा व्यापक डर होता है, मैं भी मानता हूं डर है। महाभारत के युद्ध ने भारत को बहुत बड़ा धक्का दिया, और महाभारत के युद्ध के बाद हमने बहुत लंबे समय तक जो है एक युद्ध के बाद की जो त्रासदी होती है वो झेली, और उसके बाद पूरी दुनिया में हमने सेकेंड वर्ल्ड वार देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा, और दुनिया भर के सारे युद्ध देखे। जो देश युद्धों में झोंक दिए जाते हैं, वो झोंके गए देश युद्धों के बीच में अपने आप को समय से बहुत पीछे पाते हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या सिर पर लाद दिया गया युद्ध भी लड़ा न जाएगा? क्या नपुंसक बनकर यहां चरखा चलाओगे? क्या यहां इस सिद्धांत पर काम करोगे कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल करो? क्या आप इस बात पर विचार करोगे कि कोई आपकी एक बहन भगा ले जाए तो उसके सामने उसके साथ दूसरी कर दो? क्या आप इसी सिद्धांत पर काम करेंगे कि कोई तुम्हारे सामने एक लाश बिछा दे तुम्हारे परिवार के जन की, तो तुम दूसरे परिवार जनी भी उनके सामने प्रस्तुत कर दो? क्या यह सिद्धांत होगा? देखो बंधुओं, जब युद्ध सामने खड़ा हो ना, और व्यक्ति उस समय शांति की बात करे, तो वो ऐसा ही कायर होता है जैसे कायर को श्री कृष्ण ने एक महायोद्धा में परिणत किया था। वो कायर यदि वास्तव में योद्धा होगा तो महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन वही कायर यदि ये सोचेगा कि युद्ध सामने खड़ा है जी, देश पीछे हट जाएगा जी, इकोनॉमी गिर जाएगी जी, बड़ी मुश्किल होगी जी, बड़ा, इसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज एक ऐसी जगह है जैसे हमें विचार करना चाहिए कि जितना इनफिल्ट्रेशन है वो इनफिल्ट्रेशन इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के माध्यम से होता है, अन्य स्थानों से भी होता है, लेकिन ज्यादातर घुसपैठ इसी पीओके से होती है, क्योंकि पीओके में रहने वाले लोग और कश्मीर में रहने वाले लोग एक पूरा का पूरा वर्ग ऐसा है जो आपस में बिरादरी से बंधा हुआ है, जिनके लड़के लड़कियां आपस में शादी करते हैं और उनकी रिश्तेदारियां एक दूसरे के साथ हैं, उनके संबंध एक दूसरे के साथ हैं। उन्हीं संबंधों में छिपकर वो लोग भारत में आते हैं, उनके भारत में आने से पहले उनकी आईडीज बन जाती हैं। इसलिए आवश्यकता है, कुछ नागरिक बने थे इजराइल के, कुछ नागरिक, और इजराइल ने गाजा पट्टी को रेगिस्तान मरुस्थल में तब्दील कर दिया। इसलिए आज आवश्यकता है भारत को एक कठोर निर्णय लेने की और इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस रेगिस्तान में बदलने की। दूसरा कोई तरीका नहीं, आपको दम दिखाना। आप बड़े देश हैं, आपको बताना पड़ेगा आप बड़े देश हैं। आप मजबूत देश हैं, आपको बताना पड़ेगा आप मजबूत देश हैं। आप ताकतवर देश हैं, आपको बताना पड़ेगा आप ताकतवर देश हैं। और एक पंक्ति पंडित रामधारी सिंह दिनकर की कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिसके पास जहर नहीं है वो क्या क्षमा करेगा? अरे एक 6 फीट का आदमी, एक 3 फीट का आदमी सूखा सा, वो 6 फीट का महापहलवान, और ये 3 फीट का आदमी सूखा सा जो किसी के खांसने से भी मर जाए, और ये उस ताकतवर आदमी को कहता है जाओ तुम्हें माफ कर दिया मैंने। अच्छा, माफ नहीं करेगा तो और क्या करेगा भाई? ताकतवर को तू क्या माफ करेगा? तेरी औकात ही नहीं माफ करने की। माफी तब होती है जब मेरे शरीर में बल हो और मैं मारने की हालत में हूं, तब माफ कर दूं, उसे माफी मानी जाएगी, और मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अब कहता हूं मैंने माफ कर दिया, तो भैया ये तेरी मजबूरी है, माफी नहीं है। इसलिए इस चीज से पीछे हटने के बजाय या इस पर दूसरे निर्णय लेने के बजाय इस पर आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत है। ये हमारे नेताओं को अपना पुंसत्व दिखाने की जरूरत है, हमारी सरकारों को अपना पुंसत्व दिखाने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर हमारे समाज को अपना पुंसत्व दिखाने की जरूरत है। मैं एक जगह गया तो उन्होंने मौन रखा कि जी जो पहलगाम में लोग मारे गए तो उनके लिए मौन रखें। मैंने कहा भाई मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखता हूं कि मौन रखें, कैंडल मार्च निकालें, पोस्टर मार्च निकालें। किस लिए? किस लिए कि हम गरीब लोग हैं, दलित हैं, डरे हुए हैं, पीड़ित हैं, हमें मार दिया जाएगा। हमें जरा बात पे सरतन से जुदा, तनसर से जुदा के नारे लगाते हुए 10-10 हजार, 50-50 हजार, लाखों लोगों की भीड़ गली मोहल्लों में से निकलेगी, इसलिए डर कर कह दें। मैं इसमें नहीं हूं। लेकिन फिर मैं मौन में खड़ा हो गया, और मौन में खड़े होकर मैंने यही कहा कि मैं मौन में तो खड़ा हूं, लेकिन मैं मौन में इसलिए खड़ा हूं कि तुम्हारे भीतर जो महाराणा प्रताप मरा है, मैं उसके लिए मौन कर रहा हूं। मैं मौन कर रहा हूं शौर्य के लिए जो मर गया तुम्हारे भीतर से महाराणा सांगा के रूप में। मैं मौन कर रहा हूं उन परिस्थितियों के लिए जो परिस्थितियां मर गई तुम्हारे भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में। यदि आज तुम्हारे भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि महापुरुष भीतर जीते
तो निश्चित रूप से ये मौन रखने की ज़रूरत नहीं थी, ये कैंडल मार्च, पोस्टर मार्च और मौन मार्च निकालने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आप उनके घर के द्वार पर कुंडी खटखटा कर कहते कि तुमने जो किया है वो दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा और आगे से तुम न करो, इसके लिए तुम्हें बताएंगे कि प्रतिबंध क्या होता है। बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्ते।